माना जाता है जनरल लीगल सिनेरियो में कि जो 20th सेंचुरी की जब बिगनिंग हुई ना, तो ऐसा माना गया कि लीगल फिलोसफी को भी इसने एक नई ओपनिंग दे दी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उस समय क्या है, हम लोगों के कुछ कुछ लॉ के जो थे वो डायमेंशन बने, नए नए डायमेंशन बने, जिसमें हम लोग का सोशल चेंज जो था ना, बेसिकली सोशल जस्टिस के ऊपर हम लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा उसमें हम लोग को फोकस करना हुआ। ठीक है, जिसमें हम लोग वेलफेयर स्टेट जो था उसको लीगल इंटरवेंशन के जो ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट को लेके हम लोगों ने उनको डील किया। ओके, अब ये जो आपका सोशल जस्टिस का जो एक्सप्रेशन आया, इसके अंदर बेसिकली आपके क्या क्या चीज़ के इम्बैलेंस को उसने रिमूव किया। पॉलिटिकल इम्बैलेंस, सोशल इम्बैलेंस, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ को कैसे? डेमोक्रेटिक मीन्स। अब ये डेमोक्रेटिक मीन्स कैसे हुआ? रूल ऑफ लॉ के थ्रू। तो इन सब के थ्रू क्या है, उसने जो इम्बैलेंस था उसको रिमूव किया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या है? इसको हम लोग दो तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। एक है टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कैसे है इसका? सबसे पहला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी शुड बी इन सच अ मैनर एज टू सर्व द कॉमन गुड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है ताकि वो क्या है कि कॉमन जो है सबको सर्व करे। नेक्स्ट जो हुआ, द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। तो हम लोग को क्या है कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम का जो ऑपरेशन का रिजल्ट है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि वेल्थ और जो प्रोडक्शन का मीन्स है उसके ऊपर ये रह जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग को करना था। ये बात कहाँ लिखी थी? ये बात लिखी थी आपकी आर्टिकल 39 सबसेक्शन बी और सी में। किसका आर्टिकल? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वहाँ पर आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। ओके, तो अब क्या हो गया, ये जो सोशल वेलफेयर मॉडल ऑफ मैनेजमेंट था नेचुरल रिसोर्स का, इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या, जो राइट टू प्रॉपर्टी का डेलीगेशन था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट जो कि फंडामेंटल राइट है, उसको क्या हो गया, लीगल राइट आर्टिकल 300A की मैं बात कर रही हूँ, उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा एफर्ट डाल दिया। ठीक है, अब एफर्ट डालने से इनका क्या हुआ, इनको राइट एंड एंटाइटलमेंट किसके ऊपर मिल गया? रिसोर्स के ऊपर। ठीक है, अब जैसे कि इंडिविजुअल है, प्राइवेट है, तो ये क्या है, इनको एक्सक्लूसिवली क्लेम कर सकते हैं। क्या चीज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं? फॉर रियलाइजिंग कॉमन गुड एंड प्रोमोटिंग कम्युनिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया। बूस्टअप का मतलब बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज हो गया। अब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें क्या हो गया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो था वो हम लोग को दिखाई दिया। वो किसके बीच में? लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के बीच में दिखाई दिया। ठीक है, और कम्युनिटीज ऑफ पीपल के बीच में। यहाँ पर क्यों दिखाई दिया? बिकॉज जो नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने का बात आया वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो जो प्रोविजंस थे, ठीक है, प्रोविजंस आप किसके प्रोविजन? आपके 5th और 6th शेड्यूल के जो प्रोविजन थे, बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने अथॉरिटी को, ठीक है, अथॉरिटी किसके? जो लोकल रिसोर्स के जो आइडेंटिफाइड ग्रुप जो ऑफ पीपल थे उनको इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। अब कस्टमरी प्रैक्टिस जो थी उनको रिकॉग्नाइज किया गया एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या चीज़ का? प्रोटेक्शन हुआ आपका ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में जो था। ठीक है, उसमें क्या हो गया, हम लोग को लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट की, लोकल कम्युनिटी को एक्सेस करने के सपोर्ट की ज़रूरत हम लोग को ज़्यादा पड़ी। अब यूज़, और ये जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स था इनको यूज़ करना, एडमिनिस्टर करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ गया। तो उसके लिए हम लोग को इक्वल यूज़ राइट जो था, को इक्वल यूज़ राइट, उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना पड़ा। हालांकि हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ इन इंडिया अगर देखा जाए तो उसमें क्या है, लैंड यूज़ और लैंड रिलेशन के ऊपर है। ऐसा क्यों है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम जो है, ठीक है, जिसमें ये लैंड हम लोग का फॉल करता है, मैंने पहले भी बताया था, वो स्टेट लिस्ट में होती है। स्टेट लिस्ट में होने की वजह से स्टेट लेजिस्लेशन उसके लगेगा। कुछ इसमें क्या है, फीचर्स हैं जो हम लोग के लैंड लॉ इन इंडिया को एट्रीब्यूट करते हैं। आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। नंबर 1 है, द लॉ इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टू रेगुलेट लैंड। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, इसको समझा देती हूँ। द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन लैंड, दो अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इज सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ द स्टेट टू एक्वायर, चेंज द यूज और रेगुलेट द लैंड ऑफ यूज ऑफ लैंड। बेसिकली क्या हो गया,
यहाँ पे लैंड मेरी प्रॉपर्टी है वो मैं मान, यहाँ पर मतलब क्या था, सुपीरियोरिटी जो थी स्टेट के हाथ में आ गई कि आपको लैंड की देखरेख आपको करनी है। अब होता कि आप बोलोगे लैंड तो मैंने खरीद लिया तो लैंड पे तो मेरा अधिकार होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे आपने खरीदा, आप उसके ओनर हो, वो गलत बात नहीं है, वो सही बात है कि आप हो, लेकिन मेन उसमें रोल जो प्ले करेगी वो स्टेट का करेगी। स्टेट चाहे तो वो आपके क्या है कि लैंड के जो यूज़ है उनको चेंज कर सकती है, बहुत सारी चीज़ स्टेट कर सकती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 था द कस्टमरी राइट ऑन लैंड आर रिकॉग्नाइज सो लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉन्ट्रोवीन द स्टेट लॉ। जब तक आप स्टेट लॉ को कॉन्ट्रोवीन नहीं करते हैं तब तक तो ठीक है, आपके पास राइट है। नेक्स्ट आ गया एज टेन्यूरल राइट। टेन्यूरल का मतलब होता है टाइम। और लैंड इज द आउटस्टैंडिंग motivating factor for holding, improving and cultivating land. A majority of laws are related either to land tenure or land revenue. ठीक है? Therefore, any study on land requires a brief look into tenurial practice and law. Basically क्या हो गया, ये जो ये holding थी, मतलब राइट ऑन लैंड का जो आउटस्टैंडिंग फैक्टर जो आ गया, इसके होल्डिंग पे, इम्प्रूविंग और कल्टिवेटिंग लैंड पे आया, और इसका मेजोरिटी लॉ जो था वो या तो टेन्योर पे ध्यान देता था या रेवेन्यू पे देता था। ओके, land laws overemphasize record-based ownership, which has led to de-recognition of use right of thousands of forest dwellers and tribals. अब हुआ क्या, यहाँ पे जो ओनरशिप बेस था लैंड का, ओनरशिप बेस लैंड जो हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया, हम लोग के बहुत सारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स या जो ट्राइबल पीपल थे उन्हीं को हम लोगों ने क्या रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया कि नहीं, हम लोग इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आया द लैंड रिफॉर्म मेजर्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट का मीन्स आफ्टर 1947, मतलब 15 अगस्त के बाद का बात। रेवोल्यूशनाइज द मेन लैंड रिलेशन बाय अबॉलिशिंग इंटरमीडिएरी अरेंजमेंट, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म एंड एम्पावरिंग द टेलर्स, thereby ushering a social transformation. Despite this, the grip of the traditionally dominant class over land still remains intact. Basically हुआ क्या था, प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड का जो सिस्टम था वो था, लेकिन जब पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिस्टम आया तो बेसिकली जो जमींदारी सिस्टम, लैंडलॉर्ड सिस्टम था, ये हम लोग का हट गया था। हालांकि देखा ये गया कि हट जरूर गया, बट स्टिल जो था ये डोमिनेंट फैक्टर प्ले करता था, मतलब लोग उस प्रैक्टिस को स्टिल मानते थे, वो हटाए नहीं थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है another very serious problem relating to land is the encroachment of both government and private land, especially in the urban areas. It is a common knowledge that for this problem the legal system itself is partly responsible. Basically next problem जो आया वो क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड ओनर के बीच की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, स्पेशली ये अर्बन एरिया में हम लोग को दिखाई दी। अब क्या हो गया, इसके लिए मैं बोलूँगी दोनों ही जिम्मेदार हैं, ये नहीं है कि किसी एक पर्सन को आप दोष दें, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, एक्सेप्ट इन अर्बन एरिया। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट इन अर्बन एरिया लैंड यूज प्लानिंग रिमेन्स ओनली अ पेरिफेरल कंसर्न ऑफ लॉ। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग लॉज आर आइदर ग्रॉसली मिसयूज्ड और नॉट पुट टू यूज। Land revenue laws embody provisions which restrict the use of agriculture purpose and the like. Basically हुआ क्या, अर्बन एरिया का जो लैंड था उसको आपने क्या किया, उसको आपने प्लानिंग पर्पस के लिए खाली रख दिया, ठीक है। तो टाउन और जो कंट्री के जो प्लानिंग हुई उसमें क्या हो गया, आपका जो लैंड था उसको आपने मिसयूज कर लिया। मिसयूज कैसे कर लिया, मिसयूज करने का तरीका ये होता है कि भैया आपने बोलोगे एग्रीकल्चरल लैंड है, मुझे यहाँ पे टाउन को बनाना है, मुझे यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आपने उसको मिसयूज ही किया ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो हम लोग लैंड को यूज करते हैं उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं था। इस बात का एविडेंस हम लोग को कैसे मिलता है, दिस इज एविडेंस बाय सच सेंट्रल एक्ट लाइक पब्लिक प्रीमाइसेस, eviction of unauthorized occupants Act 1971, fashioned on the lines of law of some states like Bihar, AP, etc. तो ये हम लोग को एक्ट पे ही मिलते हैं, ये नहीं कि मैंने अपने मन से आप लोगों को कुछ भी बता दिया और उसको मैं बोल रही हूँ, ये हम लोगों को एक्ट में साफ साफ ये बात लिखी हुई मिल रही है। ओके, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा द डिबेट्स ऑन लैंड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।